जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एट होम। तो आज छोटे छोटे से दो लेक्चर्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, वो हम कवर करेंगे। दो टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइजेज फॉर ओल्डर एडल्ट्स मींस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी फॉर ओल्डर एडल्ट्स एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, दोनों ही टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका प्रेगनेंसी वाला है। और नंबर सेकंड इसमें ये बात है कि चूंकि आपका टेक्स्ट काफी प्रोलॉन्ग है और काफी एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, तो मैंने उसमें से जो समरीज हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की वर्ड्स और की सेंटेंसेस हैं, वो मैंने कलेक्ट करके पावर पॉइंट बनाई है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पावर पॉइंट पे भी आप रिलाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि आप कंप्लीटली बुक को स्टडी करें। ठीक है, तो आज का आपका जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। फर्स्ट इज द एक्सरसाइज फॉर ओल्डर एडल्ट एंड प्रेग्नेंट लेडीज या प्रेग्नेंट या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। तो पहले तो लेक्चर के इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ओल्डर एडल्ट्स में और प्रेग्नेंट लेडीज में अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ओल्डर एडल्ट्स में आपको पता है कि सबसे बड़ा तो फर्क ये होता है कि एज फैक्टर की वजह से उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो गई होती हैं, मसल्स वीक हो गए होते हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो गया होता है, और बैलेंस जो है वो उनका पुअर होता है। गेट स्पीड उनकी जो है, यानी कि चलने की रफ्तार, वो कम होती है, और इससे रिलेटेड और इश्यूज भी होते हैं ओल्डर एडल्ट्स में। And when we are talking about the older adults in Western countries, we are talking about the age above 63, 64 years old, जो वहाँ पे एवरेज एज ज्यादा है। ठीक है, और नंबर सेकंड प्रेग्नेंट लेडीज, इनका भी आपको पता ही है कि इनकी भी फिजियोलॉजी चेंज हो गई होती है, इन द सेंस के जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती हैं कि जो फीटस है वो डायफ्राम को पुश करता है। ठीक है, नंबर थर्ड मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस आती हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। जो है आपका जो इलास्टिन हार्मोन है वो ऑल ओवर द बॉडी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनमें जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका लॉर्डोटिक कर्व है स्पाइन का एट द लंबर लेवल वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये सारी जनरल चेंजेस हैं जो आ रही हैं इन टू टाइप्स की पॉपुलेशन में। दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड विद द प्रीवियस कोर्स कंटेंट। जो आपका प्रीवियस कोर्स कंटेंट में जो लास्ट टू टॉपिक्स थे, तो वो ये थे, ओल्डर एडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट लेडी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप दो तीन सेंटेंस में या कम से कम एक दो सेंटेंस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया करें। ठीक है, तो ये जी इसका इफेक्ट आया है। आ, अगर आप ओल्डर अडल्ट्स को रेगुलर एक्सरसाइज कराओगे तो उनमें क्या फवायद इसके आएंगे। ठीक है, अब एक ऐसा 63 ईयर्स ओल्ड मैन है या वेमेन है जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और एक वो हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनमें चार मेजर डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। एक वेल ट्रेन्ड ओल्डर एथलीट है और एक दूसरा है कि VO2 मैक्सिमम की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो VO2 मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन कंज्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इसका कर्व है
और ये बार बार इसको डिस्कस किया जाता है। फिर नंबर सेकंड चेंज ये होती है कि हाई डेंसिटी ऑफ द लिपोप्रोटीन, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसकी वैल्यू ज्यादा है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी जो क्वांटिटी है बॉडी में वो कम होती है। नंबर थर्ड है कि जो डायबिटीज के चांस है वो कम होता है ओल्डर एथलीट में। क्यों कम होता है? एक्सरसाइज की वजह से कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज पड़ा होता है उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा तेज हो रहा होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इस वजह से वो ग्लूकोज एक्यूमुलेट नहीं करता और बॉडी को उसको एक्स्ट्रा से स्टोर नहीं करना पड़ता। दैट इज वाई के उनमें डायबिटीज का चांस भी कम होता है। और फिर जाहिर है वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी, रिएक्शन टाइम उनका ज्यादा होगा और फॉलिंग का जो रिस्क है वो उनमें कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फायदे आ रहे हैं, तो ये चार मेन फायदे हैं अगर आप ओल्डर एथलीट्स को या ओल्डर इंडिविजुअल्स को एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो उनको आपने करवानी है। तो ये आप देखें। पहली बात तो ये है कि आपने उनको इनकरेज करना है एक्सरसाइज के लिए। इन एक्टिविटी उनके लिए ठीक नहीं, तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज में आपने उनको इन्वॉल्व रखना है रादर देन कंप्लीटली सीडेंटरी इंडिविजुअल्स। और जब आपने प्रोग्रेशन पढ़ी है एक्सरसाइज की उसमें भी आपने पढ़ा है कि आप वॉकिंग से स्टार्ट करें, फिर जॉगिंग पे जाएं, फिर रनिंग पे जाएं और फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जाएं। तो ये एक्टिविटीज आप इनमें भी आप इंगेज कर सकते हैं उन्हें। अब ये देखेंगे बड़ा की कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आपने सब्सटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स गेन करने हैं देन द ओल्डर अडल्ट शुड डू एटलीस्ट 150 मिनट्स अ वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और 75 मिनट्स पर वीक ऑफ विगरस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये डबल हो जाती है। अगर आप रनिंग करवा रहे हैं तो 75 मिनट्स, अगर आप वॉकिंग करवा रहे हैं तो 150 मिनट्स। ठीक है, और 150 मिनट्स अ वीक का मतलब है कि 120 मिनट्स का मतलब है 2 घंटे और 30 मिनट्स का मतलब है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट, तो 2.5 घंटे एक हफ्ते का मतलब है कि हर रोज अगर आपने 4 दिन के लिए एक्सरसाइज करनी है तो आप इसको डिवाइड कर लें। तो 20 to 30 मिनट्स या 30 to 35 मिनट्स की जो वैल्यू है वो डेली की 4 to 5 डेज की, या अगर आप डेली करवाएंगे तो वो ज्यादा आएगी। इसमें एक और चीज है कि इंडिकेशन यही है कि 150 मिनट्स अ वीक का मतलब है कि आप इसको स्प्लिट करवाएं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये ना हो कि आप एक ही दिन जो है वो थका दें कि जी 150 या वीक आपको कहा गया है, तो आपने 150 मिनट्स आप 2 दिन में भी कर सकते हैं या एक दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट एक्टिविटी आप इसको करवाएं 150 मिनट्स की। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये नंबर सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, the physical activity P is equal to the physical activity should be done in bouts of at least 10 minutes and the total amount should be spread throughout the week। ठीक है, अगर एक ही दिन में करवाओगे तो वो उसका बेनिफिट नहीं आएगा। In fact, that can be counterproductive. So you have to avoid prolonged physical activity of 2.5 hours. Rather than you should divide it into uh, bouts of exercises at least 10 minutes and throughout the week.
अच्छा जी, नेक्स्ट है इसमें कि फॉर एडिशनल एंड मोर एक्सटेंसिव हेल्थ बेनिफिट्स older adults increase their aerobic physical activity to 300 minutes per week for moderate intensity। ये जी प्रोग्रेशन है, कोई भी एक्सरसाइज आपने करनी है, अगर आपने वो एक्टिविटी 1 महीने के लिए की है, अब ये नहीं है कि आप उस पे आप टिक जाएं और उसी रूटीन को फॉलो करें। एडिशनल अगर आपने करनी है तो आप 150 मिनट से 300 मिनट्स पर भी जा सकते हैं। तो जिधर आप आधा घंटा वॉक कर रहे हैं रोज या हफ्ते में 4-5 दिन, उधर आपने 30 मिनट से उसको आपने 45 मिनट्स तक ले जाना है, 50 मिनट्स डेली तक ले जाना है, और 45 मिनट्स तक की भी वॉक आप इजीली कर लेते हो। ठीक है, बातें करते हुए आप अपना कोई आपके साथ कोई कोलीग है आपका या कोई फ्रेंड है तो आप 30 to 40 मिनट्स की वॉक वैसे कर लेते हो, तो इसमें आप 50 मिनट्स की वॉक डेली कर सकते हैं टू कंप्लीट द नंबर ऑफ 300। तो जितनी ज्यादा करेंगे वॉक उतना आपके लिए बेहतर है, लेकिन लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूँ, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को आपने देखना होता है, इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को आपने देखना होता है, और इंडिविजुअल को देखना होता है। ये ना हो कि वो मरीज आर्थराइटिस का हो या ब्लड प्रेशर का हो या शुगर का हो और आप उसको अनसुपरवाइज्ड छोड़ दें। उसके साथ किसी अटेंडेंट का होना जरूरी है, ठीक है, वरना वो उसको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, ये तो जी एरोबिक एक्सरसाइजेज थी। इसके बाद जो दूसरी टाइप की एक्सरसाइजेज हैं वो मसल स्ट्रेंथनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, और 8 to 10 टाइप की मसल स्ट्रेंथनिंग, ये जो बिग मसल ग्रुप्स हैं लाइक योर बाइसेप्स, योर ट्राइसेप्स, थाइज के मसल्स, हैमस्ट्रिंग के मसल्स, योर काफ, देन योर एब्डोमिनल्स, देन योर एक्सटेंसर्स, ठीक है, देन योर डेल्टाइड। तो ये जो बड़े बड़े मसल ग्रुप्स हैं इनकी आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनको करवानी है, और 8 to 12 रेपिटेशंस, और दिस इज बेस्ड ऑन द रेपिटेशन मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो रेपिटेशन मैक्सिमम प्रिंसिपल सिंपल सा है कि आप एक वक्त में कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं, और आप 10 दफा एक वेट कितनी दफा उठा कितनी वेट का, कितने केजीज का वेट आप 10 दफा उठा सकते हैं, वो 10 रेपिटेशन मैक्सिमम होता है, और उधर से आप फिर 1 रेपिटेशन मैक्सिमम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये भी वही है कि अपने आप का पता होना चाहिए हर ओल्डर एडल्ट को, वो खुद ही आपको बताएगा जी मैं इतनी देर वॉक की तो मैं थक गया, तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली उसको आप गाइडलाइन करोगे। ठीक है, इसके बाद आ जाती हैं बैलेंस एक्सरसाइजेस। पहले आपने एरोबिक करवाई है, नंबर सेकंड आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई है, एंड नंबर थर्ड आर द एरोबिक एक्सरसाइजेस या बैलेंस एक्सरसाइजेस। these may include ये इंटरेस्टिंग है जी, तो इन पे मैं स्टैम्प कर देता हूँ ताकि ये आपको पता चले। ब्रिस्क वॉकिंग है बैलेंस एक्सरसाइज, साइड वे वॉकिंग है, हील वॉकिंग है, टो वॉकिंग है, एंड स्टैंडिंग फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन। तो ये 5 एक्सरसाइजेज हैं, ये बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपका बैलेंस इंप्रूव होता है, और इनको आपने करवाना है टू इम्प्रूव द बैलेंस, और इनको आपने याद भी रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बुक में लिखी हुई, या इनमें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो इंटरनेट से सर्च करके, लेकिन क्यों, क्या जरूरत है सर्च करने की जब आपको सारा मटेरियल बुक से मिल रहा है। ठीक है, डिफिकल्टी आपने कैसे इंक्रीज करनी है कि पहले आपने वाइड बेस रखी थी तो फिर आपने नैरो बेस करनी है। ठीक है,
आपको पता है अगर टांगे आप ज्यादा खोल के खड़े हैं तो ज्यादा अच्छी आपकी बैलेंस है, ग्रिप है। कम खोला हुआ है तो वो कम अच्छी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यानी कि बॉडी का सेंटर साइड टू साइड अगर जाए, और डूइंग क्रॉस ओवर ऑन साइडवेज वॉकिंग। तो साइडवेज वॉकिंग में आप अगर क्रॉस ओवर कर रहे हैं यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर का ये मतलब है कि आप साइडवेज वॉक कर रहे थे, राइट लेफ्ट, और फिर आपने थोड़ा सा एंगल चेंज किया, ठीक है। और इसमें आपको सुपरविजन की भी जरूरत होती है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इंजरी। जी। अब आएंगी एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये मैंने जैसे स्टार्ट में बताया है कि कैलोरीज ज्यादा है। जनरल इंट्रोडक्शन प्रेगनेंसी का आपको बताया है। मिनरल्स चाहिए खवातीन को, फिर प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, और फिर फिजियोलॉजिकली स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। ये जितने सी सेक्शंस आजकल हो रहे हैं, दैट आर ड्यू टू वीक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अच्छा, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी का एज अ होल रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप सारे बिग मसल्स ग्रुप की एक्सरसाइज करवा रहे हो तो दैट आल्सो affects the your uterus and other your pelvic floor muscles, ठीक है। वो भी ऑटोमेटिकली आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, और उन मसल्स को बिल्ड करके आप अपनी जो प्रेगनेंसी है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अपने पेशेंट्स में मींस आप बचा सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में काफी आ जाती हैं, जिनमें एक सी सेक्शन भी आता है कि जो मदर है दैट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर हर टू गिव अ नॉर्मल बर्थ, और फिर वो सी सेक्शन की तरफ उन्हें जाना पड़ता है। तो अगर आपको एक्सरसाइजेस की सेंस है, आप करवा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को, देन यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन से आपने चलना है, कॉम्प्लिकेशंस को देखना है, ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स को देखना है। और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन कंडीशंस में आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करवाएंगे, उनमें आएगा हार्ट डिजीज का पेशेंट है, अगर कोई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पेशेंट है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है यानी कि यूट्रस नहीं प्रॉपर यानी कि स्ट्रेंथ में नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं किसी लेडी के, प्री मेच्योर लेबर का रिस्क है, और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। और प्लेसेंटा प्रीविया आफ्टर 26 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। ये भी प्लेसेंटा प्रीविया, ये भी प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मल हो जाती है, कंडीशन होती है, ठीक है। ये जब आप अपना गाइनी एंड ऑप्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इन कंडीशंस का पता चलेगा। इनमें से आप तीन चार के भी नाम याद रख लो तो वो काफी है। फॉर एग्जांपल, रप्चर्ड मेम्ब्रेन हो सकती है, प्री एक्लेम्पसिया, या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हाइपरटेंशन फॉर द टाइम बीइंग हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, एंड इवन टाइप 2 की डायबिटीज हो जाती है, या कार्डियक एरिथमियाज हैं, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। तो ये काफी कंडीशंस हैं जो प्रेगनेंसी में डेवलप हो सकती हैं, या अगर किसी लेडी को पहले से डेवलप है तो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो एट रिस्क आ सकती है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा मोटी है कोई खातून, या बहुत ज्यादा अंडरवेट है, बहुत ज्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, या कोई इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ हुई है इन करंट प्रेगनेंसी, ठीक है, पुअरली कंट्रोल हाइपो ऑर्थोपेडिक लिमिटेशन, पुअरली कंट्रोल्ड सीजर डिसऑर्डर, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हैवी स्मोकिंग। तो ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, एंड यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोस
these contraindications in your notebook one by one just to number them. तो ये देखें जी, अगला टॉपिक है दैट इज अबाउट द चेंजेस जो आ रही हैं ब्लड वॉल्यूम आपका। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम है तो फिर आपका 7.5 लीटर ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि फीटस को भी ब्लड चाहिए। ऑक्सीजन इनटेक इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में कार्डियक आउटपुट इज लोअर एंड द पोटेंशियल फॉर आर्टीरियल हाइपोटेंशन इज ग्रेटर। ठीक है, तो फर्स्ट टू ट्राइमेस्टर्स में जो है वो कार्डियक आउटपुट ज्यादा है और थर्ड ट्राइमेस्टर में कम है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज, अब आपने कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख ली, आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करवानी। ठीक है, इधर भी क्लास आपने सिंपल से स्टार्ट करना है, वही जो सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी का लेक्चर है, वॉकिंग, स्लाइड सी जॉगिंग और रनिंग आप अवॉइड करें। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी एरोबिक एक्टिविटी उसके लिए आप डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट। साइकिलिंग हो गई, कोई जिम की एक्टिविटी हो गई, कोई ऐसी एक्टिविटी आपने नहीं करनी कि जिससे उसके एब्डोमेन पे प्रेशर आए, जैसे आप एब्डोमिनल क्रंचीज नहीं करवा सकते। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज जो है वो आप उसको करवा सकते हैं एरोबिक्स की, और इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप उसको करवा सकते हैं। इससे इसका सारे का सारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो डेवलप होगा। और यही स्टैंडर्ड है कि मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी फॉर 150 मिनट्स पर वीक। ठीक है, तो मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज में लाइट सा जॉगिंग आ जाएगी, साइकिलिंग आ जाएगी, या ब्रिस्क वॉकिंग आ जाएगी। बिल्कुल माइल्ड इंटेंसिटी, वॉकिंग इज अ माइल्ड इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, तो वॉकिंग से उसको आपने थोड़ा सा आगे लेकर जाना। लेकिन कम से कम अगर वो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं करना चाहती, तो वॉकिंग तो आपने रखनी रखनी है। ठीक है, और जाहिर है फिर वेस्टर्न कंट्रीज में स्विमिंग पूल्स भी हैं, सब कुछ है, तो उसमें वो फैसिलिटीज को करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जी आपका आज का लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, और इसी तरह का सेकंड आपका न्यू टॉपिक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आज वैसे भी फ्राइडे है, तो वी विल ट्राई टू कवर इट फास्ट। तो ये भी क्लास 13 स्लाइड्स हैं, एंड 13 स्लाइड्स यू विल कवर इजीली इन फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर हम लोगों का जो टेस्ट ऑलरेडी हमें दिए गए हुए हैं संडे वाला और आगे थर्सडे को है सर, उन टेस्ट की हमारे पास स्लाइड्स हैं जो आपने हमें पढ़ाई थी सर। हाँ हम हाँ अगर स्लाइड से प्रिपेयर कर लें तो दैट्स इनफ फॉर टेस्ट एज जी वेल एज फॉर एग्जाम। जी 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 बिल्कुल जी। जो मैंने स्लाइड्स बनाई होती हैं वो मैं बड़े टाइम से और बड़ी टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके बनाता हूँ, और वो आपके लिए काफी है। ठीक है, अगर आप थैंक यू बुक, सर। हाँ, बुक भी पढ़ लेते हो तो ये आपका अपना एक शौक है। ये है जी फिजियोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है,
यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखेंगे इसको कि आपको अगर फटीग हो जाती है तो ये आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। जैसे हम जब स्टूडेंट्स के साथ एक दफा गए थे ट्रिप पे तो हमें आइडिया हुआ फटीग का। ये जब हमने हाइकिंग स्टार्ट की तो जो फिट इंडिविजुअल्स थे वो तो नहीं थे थक रहे, लेकिन जो लड़कियां थी या जो इतने फिट इंडिविजुअल्स नहीं थे उनमें जो थकावट थी वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई एंड दे वर नॉट एबल टू वॉक, ठीक है। लाइक मैं था तो मुझे बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं थी आ रही कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ जो और लड़कियां थी मेरी कोलीग्स थी वो फौरन ही थक गई थी। तो what was the difference, what was the turning point, what was the the physiology or the biochemistry or the anatomy inside my body which was different from that individual, ठीक है। तो that is called your performance। तो परफॉर्मेंस में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द फटीग। फटीग क्या होती है कि बॉडी एक रिपीटेड एक्टिविटी, ये मैं अगली स्लाइड पे पिछली स्लाइड पे फिर मैं दोबारा जाता हूँ। इनएबिलिटी टू मेंटेन अ प्रॉपर आउटपुट और फोर्स ड्यूरिंग रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आप एक एक्टिविटी, आप एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बार बार कॉन्टिन्यूसली या एक दफा नहीं कर सकते, और इस चीज को आप सिंपल वर्ड्स में फटीग कहते हैं। अब इसको आप देखें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, इन माय केस दैट वाज हाइकिंग, ठीक है, एंड दैट रिक्वायर्स स्किल एज वेल एज स्ट्रेंथ। तो स्किल तो मेरे में कोई थी नहीं, तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि शायद मैं थोड़ा उस वक्त थोड़ा वेट कम था या स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मसल्स में, तो उस वजह से आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल, ठीक है। तो ये मेरे जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई, ठीक है। और फिर मेटाबॉलिज्म बॉडी का प्रॉपर होना चाहिए, एनर्जी बॉडी को मिलती रहनी चाहिए, वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए, लेकिन वेल हाइड्रेटेड तो सारे ही होते हैं, ठीक है। और फिर आप अपनी ट्रेनिंग से एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस को फास्ट करते हो। ये क्या है, ये अब आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा जो चीजें आपकी इन्वायरमेंट को आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं उसमें इन्वायरमेंट भी है। जैसे आप आजकल रोजे रख रहे हो, तो अब बारिश हुई है कल, तो आपको पता चला कि कल आपको भूख प्यास कम लगी है और आपका स्लीप लेवल भी बेहतर हुआ है और आप ज्यादा कंफर्टेबल आपने फील किया है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसमें भी इन्वायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आपकी डाइट का रोल है, आप ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे, आप बिंज ईटिंग तो नहीं कर रहे, या आप कम तो नहीं खा रहे, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, ठीक है। गो फॉर द गोल्ड। गो फॉर द गोल्ड का मतलब है कि आपने अपने आप को मैक्सिमम फिट रखना है टू अवॉइड मैनी diseases including depression, including anxiety, diabetes and pain. Plus exercise keeps you physically attractive to others, ठीक है। तो ये था जी फटीग। अब फटीग के दो टाइप्स हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सारी की सारी एक्टिविटी क्लास जो भी आपकी बॉडी की हो रही है, आप बैठ के क्लास ले रहे हो, आई एम स्पीकिंग, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, दिस इज सेंट्रली रेगुलेटेड। मेरा ब्रेन पहले मुझे ऑर्डर करता है मेरी जुबान को बोलने का, तो फिर वो मेरे अल्फाज निकलते हैं और मैंने क्या बोलना है वो निकलता है। तो दिस इज थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फीडबैक जाता है कि अब मसल्स में, अब जॉइंट्स में लोड ज्यादा है, मसल्स में कैल्शियम कम हो चुका है, बॉडी में ग्लूकोज कम हो चुका है, तो इस वजह से अब आप कॉन्ट्रैक्शन को स्लो डाउन कर दें, बॉडी को ऑर्डर करें कि अब वो मजीद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ना करें।
तो जब ये ऑर्डर आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फंक्शनिंग मोटर यूनिट्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका फटीग हो गया, ठीक है। और चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग हुआ है, इस वजह से आप इसको सेंट्रल फटीग कहते हैं। अब लोकली भी आपकी फैटीग प्रोड्यूस हो जाती है पेरिफेरल एरियाज में। पेरिफेरल एरियाज वही हैं आपके मसल्स, ठीक है। और मसल्स में भी फैटीग, मसल्स भी आपके, आप कहते हो यार बस मेरे पट्टे अब जवाब दे गए हैं, अब तो मुझे कड़ल पढ़ना शुरू हो गए हैं उर्दू में या पंजाबी में, या अब खलियां पढ़ना शुरू हो गई हैं, या मैं अब मजीद नहीं चल सकता, ठीक है। तो वो आपके मसल्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो फिर मसल्स आपके सेंटर में सिग्नल्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये पेरिफेरल फटीग की जो फिजियोलॉजी है, यानी कि आप पढ़ चुके एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रहे हो, तो इसमें फिजियोलॉजी आप बार बार पढ़ोगे। व्हाट हैपेंस इन द पेरिफेरल फटीग के जो सार्कोलीमा है आपके मसल फाइबर की सबसे आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड सार्कोलीमा। तो इसमें जो है रिडक्शन हो जाती है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में। जाहिर है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। और सार्कोलीमा पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना कम हो जाता है इन केस ऑफ पेरिफेरल फटीग। और इसमें जो है क्या होता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक कैन अकर इन द टी ट्यूब्यूल्स टू रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपका जो इनसाइड द मसल जो है, इनसाइड द मसल से मुराद है कि इनसाइड द मसल फाइबर सेल, ठीक है। मसल फाइबर सेल है जिसमें आपका एक्स्ट्रा फ्यूजल इंट्राफ्यूजल फाइबर है और वो मसल का पूरा एक सेल है होता है, ठीक है। तो उसमें जो कैल्शियम है उसकी रिलीज कम हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन कैसे नहीं हो पाती कि क्रॉस ब्रिज आपका नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें कैल्शियम का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है और फिर H आयंस इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयन। कैल्शियम आयन कम हो गए, ठीक है, मतलब है कि वो नहीं दे रहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हाइड्रोजन आयंस हैं, H आयंस हैं, वो ज्यादा हो गए, दैट आर काजिंग द peripheral fatigue. Due to some detailed physiological mechanisms, the body responds, the muscle responds by increasing intracellularly the level of hydrogen ions and inability to deliver calcium ions by the sarcoplasmic reticulum. So ये hydrogen ion और calcium ions, these are the two elements which are responsible for the peripheral fatigue. और इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग भी रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा लेते हो, जब आप लेक्चर लेते हो तो आप कैंटीन चले जाते हो कि आप ज्यादा थक गए हो, तो फिर आप रेस्ट टाइम अपना इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। अच्छा जी, कौन से फैक्टर्स हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखो, फैक्टर्स लिमिटिंग, factor limiting your all out and aerobic performance, ठीक है। तो चूंकि दो टाइप्स की परफॉर्मेंस है आपकी, एरोबिक्स है और एनएरोबिक, ठीक है। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी एनएरोबिक परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं। आपको अगर कहा जाए कि आपने बहुत तेज भागना है तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। अगर आपको कहा जाए आपने राम राम से भागना है तो मे बी आप 5-10 मिनट भाग लो। तो जब आप बहुत तेज भाग रहे हो तो उसको आप, आपकी बॉडी उसको कहते हैं एनएरोबिक परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि उसमें फौरन से आपको ऑक्सीजन चाहिए और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस काबिल नहीं होता कि फौरन से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो वो आपकी बॉडी एनएरोबिक फेज में चली जाती है, ठीक है। और
नंबर सेकंड फिर एरोबिक है, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपना बॉडी को इस तरफ लेकर आते हो, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज करती है, ठीक है। In events lasting 10 seconds or less, optimal performance is dependent on the recruitment of appropriate type 2 fibers, यही वही आपके fast twitch fibers to generate the great forces that are needed. Motivation and arousals are required as well as the skill needed to direct the force. ठीक है? The primary energy sources are anaerobic with a focus on phosphocreatinine. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। कौन कौन से की वर्ड्स? एनारोबिक्स में टाइप 2 फाइबर्स पे डिपेंड कर रहा है फैटीग। टाइप 2 फाइबर ज्यादा होगा तो एनारोबिक आपकी कम होगी, ठीक है। स्किल अगर ज्यादा है, मोटिवेशन ज्यादा है, तो फिर आपको फैटीग कम होगी, ठीक है। और एनर्जी सोर्स फॉस्फोक्रिएटिनिन है, तो अगर फॉस्फोक्रिएटिनिन ज्यादा है तो आपकी फैटीग कम होगी, ठीक है। स्प्रिंट हो गया स्पोर्ट्स में। और कितनी टाइप की स्पोर्ट्स हैं जिनमें एनएरोबिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है? फास्ट मसल फाइबर जो फाइबर्स का जो रोल है वो ज्यादा है, जिसमें बॉक्सिंग आ गई, आपकी स्प्रिंट रेस आ गई, और इसी तरह और जंप आ गई, हाई जंप आ गई, ठीक है। तो इसमें 10 to 180 सेकंड्स की जहाँ पे टाइम है, तो 180 सेकंड्स काफी टाइम होता है। 3 मिनट में आप काफी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो 10 ये थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, एंड आई ऑलवेज से यू नोट टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज। सिर्फ आपने ये देखना है कि 70% एनर्जी जो है वो 10 to 180% में 180 सेकेंड्स में, सॉरी, एनारोबिकली मिलती है, ठीक है। और जब आप 180 सेकेंड्स क्रॉस कर जाते हो, मतलब है कि आपका टाइम जरा लंबा हो जाता है, तो फिर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन भी मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर आप एरोबिक शिफ्ट पे चले जाते हो, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स तक आप कंप्लीटली एनारोबिक्स चले जाओगे, ठीक है। और 180 सेकेंड्स पे आप 60% एनारोबिक रहोगे। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग इन एलिवेटेड लैक्टेट लेवल, ठीक है। अब इधर एक और वर्ड आ गया है लैक्टेट का, दैट लेवल इज आल्सो एंड प्राइमरी इंडिकेटर फॉर योर फैटीग। अच्छा जी, दूसरा है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल आउट एरोबिक परफॉर्मेंस। अब आपको 20 मिनट्स की एक्टिविटी करनी है, 3-4 मिनट से आप खत्म हो गए हो, 3-4 मिनट से ज्यादा आपने एरोबिक एक्टिविटी करनी है, जहां पे आपको उधर फास्फोक्रिएटिनिन चाहिए था, इधर आपको चाहिएगा एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है 90% वो एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, और एटीपी का आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या है, ठीक है। और these activity requires an energy expenditure VO2 maximum और type 2 fibers recruited in addition to the type 1 fibers, ठीक है। टाइप इसमें टाइप 1 भी है और टाइप 2 भी है, ठीक है। दोनों फाइबर जिसमें रिक्रूट है उसमें टाइप 2 ज्यादा है। कोई भी फैक्टर जो ऑक्सीजन परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, अल्टीट्यूड पे या एनीमिया पे, तो वो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देता है। जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन कम होगी और उतना आपके लिए मुश्किल होगा परफॉर्म करना। इधर भी एच आइंस का है कि एच आइंस और कैल्शियम आइंस, ठीक है। कैल्शियम आइंस कम होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और एच आइंस ज्यादा हो जाएंगे फिर आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी वही चीज है।
कि आपने एनवायरमेंटल फैक्टर को भी देखना है और अपने आप को आपने हाइड्रेट रखना है। अब मैराथन आ जाता है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस 1 to 4 आवर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मसल और लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये पहले ही आपको पता है वो निकलना शुरू हो जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स बन जाता है। और इसके साथ आपने एडिशनल डाइट और फ्लूइड जो है उसको बढ़ाना होता है, जिससे एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। So that was all about today's lecture. Still we have 8 students absent in the class. So if you have any questions you can ask. सोचा तो मैंने यही था कि इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, लेकिन आज का भी लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो गया है, because we are lacking behind. Not lacking behind, we have not yet completed our syllabus, and I want to complete the syllabus so that we can revise something, and uh, we can also deliver presentations, because many of students have not yet given their presentations. So if you have any questions, you can verbally ask, or you can click on the green button. That lecture is okay and I have understood the lecture. ठीक है जी, चलें जी।